Assalamu alaikum everyone. I'm Zubair Sleem, and in this video we are going to talk about mutual funds. As we know कि specialized entities का ये area है and it can be tested for 8 to 10 marks in exam. So let's discuss जी कि mutual funds क्या हैं and कौन से specific notes हैं जो कि mutual fund से related prepare करने पड़ते हैं हमें and जो कि test भी हो सकते हैं in the exam. सो गाइस सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करें कि म्यूचुअल फंड्स हैं क्या। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस तरह समझें कि देयर आर सर्टेन इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं पैसा और ये पैसा दे देते हैं म्यूचुअल फंड्स को। तो म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टर्स, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स पैसे दे देते हैं। अब ये पैसा इकट्ठा हो गया म्यूचुअल फंड के पास। अब ये म्यूचुअल फंड जो है इनके पास एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई है। देयर इज़ अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, पूल ऑफ मनी है जो कि इकट्ठा हो गया है। मैंने म्यूचुअल फंड्स को पैसे दे दिए, आप लोग गए आपने म्यूचुअल फंड्स को दे दिए। तो सारे लोग म्यूचुअल फंड्स को पैसे दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। इन रिटर्न म्यूचुअल फंड क्या दे रहे हैं? इन रिटर्न म्यूचुअल फंड्स कुछ शेयर्स, जिन्हें हम लोग शेयर्स नहीं कहते यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के केस में, हम उसे शेयर्स नहीं कहते, हम उन्हें कहते हैं यूनिट्स। तो म्यूचुअल फंड्स वाले आपको कुछ यूनिट्स एलोकेट कर देते हैं। मसलन अगर एक यूनिट 2 रुपए का है तो मैं अगर 4 रुपए दूंगा तो मुझे 2 यूनिट मिल जाएंगे। मिस्टर एक्स हैं, वो 10 रुपए देंगे तो उन्हें 5 यूनिट्स मिल जाएंगे। इस तरह लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स को दे दे के उनसे यूनिट्स बाय करते रहते हैं। एक्चुअली ये यूनिट्स बिल्कुल शेयर्स की तरह की चीज है जो कि आम कंपनी में होते हैं, बट वी कॉल इट यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो इन्वेस्टर है यहाँ पे, ये इन्वेस्टर को हम लोग यूनिट होल्डर भी कहेंगे। दे आर होल्डिंग यूनिट्स अगेंस्ट देयर मनी इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड्स वाले स्पेशलाइज्ड लोग हैं। यहाँ पे ये लोग स्पेशलाइज्ड लोग हायर करते हैं और ये डिफरेंट जगह पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। द इन्वेस्टमेंट कुड बी इन शेयर्स, शेयर्स में पैसे लगाते हैं। अब क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट फंड्स मैनेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, अदर सिक्योरिटीज में पैसे लगाते हैं। इस तरह डिफरेंट एवेन्यूज में वो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब जब पैसा इन्वेस्ट हो गया है तो ऑब्वियसली ये पैसा क्या करेगा, रिटर्न जनरेट करेगा, एंड दैट रिटर्न कुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड्स वाले डिफरेंट लोगों से पैसा लेके अल्टीमेटली इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट जगह पे, और फिर जो रिटर्न्स आते हैं उन रिटर्न्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उन रिटर्न्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यूनिट होल्डर्स को। सो देयर वुड बी अ डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट लाइक डिविडेंड्स। अब क्वेश्चन ये है कि जो म्यूचुअल फंड्स वाले यूनिट्स हैं, अगर मैं एग्जिट चाहता हूँ, इफ आई वांट एन एग्जिट, तो मैं कैसे एग्जिट ले सकता हूँ? सर मैं एग्जिट कैसे लूंगा? मसलन मैंने कंपनी के शेयर्स बाय किए तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगा, शेयर्स बेच दूंगा। बट व्हाट अबाउट म्यूचुअल फंड्स? अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपको रिडेम्पशन चाहिए, आपके यूनिट्स के बदले आपको पैसा चाहिए। इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सिर्फ एग्जिट आपको कैसे मिल सकता है म्यूचुअल फंड्स में से, इस कॉन्टेक्स्ट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एक को हम कहते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स और दूसरे को कहते हैं हम ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स क्या है? क्लोज है, इसका मतलब ये है कि ये दे हैव फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, और ये म्यूचुअल फंड इटसेल्फ ना कुछ फर्दर यूनिट्स इशू करेगा, ना कोई फर्दर यूनिट्स बाय करेगा। ये फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स हैं इनके, और दीज यूनिट्स आर एक्चुअली कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और ये स्टॉक एक्सचेंज पे कोट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एग्जिट चाहिए तो आप जाएं स्टॉक एक्सचेंज में एक आम प्रोसीजर के थ्रू, जिस तरह आप शेयर्स बेचते हैं इसी तरह आप ये अपने यूनिट्स बेचते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं एक ऑफर लगाऊंगा, कोई बंदा आएगा मुझे कि कोई बाय कर लेगा, या फिर एक ऑलरेडी बिड नजर आ रही होगी मुझे कि इतने पे बाय करना चाह रहा है, मैं स्टॉक एक्सचेंज में जस्ट लाइक शेयर्स आई कैन ट्रेड दीज यूनिट्स, तो मैं वहां से एग्जिट ले सकता हूँ। इसका मतलब है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स आर
ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, दे आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज, और अगर आपको एक वैल्यू चाहिए तो आपको वैल्यू क्या चाहिए, आपको मार्केट से वैल्यू मिल जाएगी, आप अपने यूनिट्स बेच के निकल जाए। ओके, एंड व्हाट अबाउट ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स? ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, बल्कि वो क्या है, आपको एग्जिट चाहिए, आप म्यूचुअल फंड को जाके कहेंगे कि भाईजान मुझे पैसे चाहिए, वापस करें मेरे पैसे। तो म्यूचुअल फंड वाले आपसे ये जो यूनिट्स हैं ये बाय कर लेंगे। इन अदर वर्ड्स, आपसे बाय करने का मतलब है वो आपको पैसे पे करेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स वाले कहेंगे हमने रिडीम कर दी यूनिट्स, हमने रिडीम कर दी, हमने वापस कर दी। तो वो आपको यूनिट्स वापस कर देंगे, आपको कहेंगे ठीक है जी, आप हमें यूनिट्स जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हमें वापस करें और आप अपने पैसे ले लें। सो दे आर गोइंग टू रिडीम। अगर मैं चाहता हूँ कि यार मुझे और यूनिट्स मिले, तो मैं म्यूचुअल फंड्स वालों के पास जाऊंगा, मैंने कहूंगा यार मुझे और यूनिट्स चाहिए, तो वो कहेंगे लाएं पैसे। इसका मतलब ये है कि दे कंटिन्यूसली इशू, वो इशू करते हैं, दे कंटिन्यूसली रिडीम न्यू यूनिट्स ऑन डिमांड। डिमांड पे वो आपसे लेते भी रहते हैं और आपको वापस भी करते रहते हैं। तो लोग जिस जब दिल करे पैसे निकलवा लें। ऑब्वियसली देयर वुड बी सम डिडक्शंस एज वेल। अब मेरे बच्चों, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में फ़र्क ये हुआ कि ये फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स एंड दे आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज, और ओपन एंडेड जो है दे आर नॉट ट्रेडेड इन एक्सचेंज, बल्कि आप म्यूचुअल फंड्स को जाके खुद से रिक्वेस्ट करेंगे, और ये रिक्वेस्ट थ्रू पोर्टल हो सकती है। इट्स एन ईजी काम। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पोर्टल के थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे, एक दो दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि किस वैल्यू पे पैसे मिलेंगे, किस वैल्यू पे, मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी। जब मैं उनके पास जाऊंगा, मैं उनको कहूंगा यार मुझे इतनी मुझे पैसे मेरे वापस करें, तो वो मुझे क्या वैल्यू ऑफर करेंगे। देखें, जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो तब मैंने इन्वेस्ट किया था 2 रुपए का एक यूनिट बाय किया था मैंने। मैंने यूनिट बाय किए थे 1, और 2 रुपए का यूनिट था। अब ये पैसा एक पूल ऑफ फंड में गया, वो इन्वेस्ट हुआ, उस इन्वेस्टमेंट पे पूरा साल लॉसेज आ गए, लॉसेज आ गए, लॉसेज आ गए, लॉसेज आए। अब कंपनी के पास जो टोटल नेट एसेट्स पड़े हुए हैं, टोटल उनके एसेट्स माइनस लायबिलिटीज अगर करें हम आज की मार्केट वैल्यूज पे, तो उसके पास जो टोटल नेट एसेट्स पड़े हुए हैं वो है 500। और कंपनी के जो टोटल यूनिट्स हैं, मैंने तो एक यूनिट बाय किया है ना, अब जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो भी 500 है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज जो प्रिवेलिंग नेट एसेट पर यूनिट है ना वो 1 है। 500 नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय 500, तो ये 1। आफ्टर सम डिडक्शंस ये लोग मुझे क्या करेंगे, ये मुझे कहेंगे जी आपका 1 बनता है, आप 1 ले लें। मैंने कहूंगा भाई मैंने दिए तो 2 थे। तो मुझे आगे से कहेंगे बिल्कुल आपने 2 दिए थे, 1 साल में लॉस हुआ है। हम यही तो कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो प्रॉफिट्स आता है उसमें से मेजॉरिटी आपको देते हैं, थोड़ा हम अपनी मैनेजमेंट फी रख लेते हैं। तो यहाँ पे लॉस आया है, सो यू हैव टू बेयर द लॉस। इसका मतलब है आपको पैसे कम मिलेंगे। सो इसका मतलब है जो पैसे आपको मिलते हैं दैट इज नेट एसेट पर यूनिट। और यूजली ये ईयर एंड की मसलन जिस दिन मैंने रिक्वेस्ट की है उस डे के एंड पे जो नेट यूनिट पर जो प्राइस पर नेट एसेट्स पर यूनिट जो चल रहे हैं वही आपको पैसे मिल जाते हैं। सो ये वो पैसे हैं जो आपको मिल जाते हैं। इसी तरह अगर मैं अब बाय करूंगा, देखें जब मैंने बाय किया था तब तो 2 रुपए का यूनिट था, मैंने 2 रुपए का एक यूनिट खरीदा है। लेकिन आज अगर मैं बाय करने जाऊंगा तो ये तकरीबन मुझे 1 रुपए के करीब करीब मिल जाएगा, तकरीबन 1 रुपए के करीब करीब। इसका मतलब है आप, मैं आई जस्ट वांट टू ऐड मोर यूनिट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग ये यूनिट्स बाय करना शुरू कर देंगे। 1 रुपया दे दे के आपको एक एक यूनिट मिलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि अच्छा टाइम क्या है म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने का, जब नेट एसेट्स पर यूनिट की प्राइस कम हो तब आपको बाय करने चाहिए। और आपको रिडीम कब करवाने चाहिए? जब आपको नेट एसेट्स पर यूनिट की प्राइस बेहतर हो, यानी जब इन्वेस्टमेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया हो और उससे कंपनी के म्यूचुअल फंड्स के नेट एसेट्स बढ़ गए हो, देन इट्स अ गुड टाइम टू इन रिडीम। रिडीम मतलब उनको कहें यार पैसे वापस कर दें। तो ये एक अच्छा तरीका है। सो दिस इज हाउ द वैल्यू वुड बी डिसाइडेड इन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। अब क्लोज एंडेड में तो मार्केट वैल्यू डिसाइड कर रही होगी, लेकिन मार्केट वैल्यू भी एक्चुअली इन्हीं नेट एसेट्स पर यूनिट के ऊपर ही बेस कर रही होती है, इसके बहुत करीब करीब ही होती है। बट ऑब्वियसली अगर बायर ज्यादा आ जाएगा तो प्राइस कुड बी मोर देन नेट एसेट्स पर यूनिट, एंड प्राइस कुड बी लेस अगर ज्यादा सेलर है मार्केट में। अब कुछ एग्जांपल्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स की मैंने ली हैं, उसमें एचपीएल इन्वेस्टमेंट फंड है, एचपीएल ग्रोथ फंड है, ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड लिमिटेड भी है। तो ये उनकी जिस डेट पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस दिन की ये प्राइसेस है। So these are few examples of mutual funds
तो मैंने काफ़ी बातें समझाई हैं आप लोगों को. लेट्स डिस्कस फर्दर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, and then who is managing these mutual funds, and who is actually regulating the mutual funds. So guys, बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट ये है कि एज ए स्मॉल इन्वेस्टर मैं मेरे पास थोड़े पैसे हैं, तो एज ए इन्वेस्टमेंट मैं किसी एक चीज़ में थोड़े से पैसे बाय कर लगा सकता हूँ, शेयर्स में लगा सकता हूँ, किसी एक बॉन्ड में लगा सकता हूँ, पैसे कम है. लेकिन अगर मैं म्यूचुअल फंड्स को दे दूंगा तो म्यूचुअल फंड्स के लोग जो हैं ये लोग स्पेशलाइज्ड लोग हैं, ये प्रोफेशनली मैनेज करेंगे मेरे पैसे को, और ये डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करेंगे. अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो देखें जी, कंपनी ने पैसे लगाए हुए हैं शेयर्स में, इसका मतलब है एज अ यूनिट होल्डर आपका इस शेयर में भी हिस्सा है. कंपनी ने पैसे लगाए हुए हैं बॉन्ड्स में, इसका मतलब है एज अ यूनिट होल्डर आपका बॉन्ड्स में भी हिस्सा है. अगर कंपनी ने पैसे लगाए हुए हैं जस्ट इन केस अदर सिक्योरिटीज़ में, तो अदर सिक्योरिटीज़ डेरिवेटिव्स में पैसे लगाए हुए हैं, इसका मतलब एज अ यूनिट होल्डर आपका हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ गया. अब ये वाला जो बेनिफिट है कि आपको डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में बढ़ जाती है, उससे आपका पोर्टफोलियो एक डिवर्सिफाइड बन जाता है और उससे आपके रिस्क काफ़ी हद तक मैनेज हो जाते हैं. दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स कि स्मॉल इन्वेस्टर को बजाय इसके कि खुद इन्वेस्ट करे शेयर्स में या बॉन्ड्स में या डेरिवेटिव्स में, इट्स बेटर कि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दें. म्यूचुअल फंड वाले स्पेशलाइज्ड लोग हैं, प्रोफेशनली मैनेज करेंगे इसको, और वो अपनी आपके इस यूनिट को, आपके थोड़े से पैसों को डिफरेंट जगह पे बांट के आपको एक यूनिट इशू कर देंगे. अब गाइस, हु इज मैनेजिंग दिस? म्यूचुअल फंड्स हमेशा मैनेज हो रहा होगा बाय एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी. वी कॉल इट एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हम बोलते हैं एएमसीज. सो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो कि मैनेज कर रही होती हैं. एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन अदर वर्ड्स कंट्रोल कर रही होती है म्यूचुअल फंड्स को. इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज द पेरेंट ऑफ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड की पेरेंट कंपनी जो है एक्चुअली जो कंट्रोल कर रही है, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी. ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2017. हु इज रेगुलेटिंग दिस म्यूचुअल फंड्स? ऑब्वियसली पाकिस्तान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन. तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको रेगुलेट करता है, SCCP. ठीक हो गया गाइज. अब आते हैं जरा वापस हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ यूनिट्स. ऑल दो मैं इस पे बात कर चुका हूँ, मैं क्विकली जरा बात करूंगा. सर आपके जितने एसेट्स हैं आप उनकी करंट मार्केट वैल्यू लेते हैं, जितने म्यूचुअल फंड्स के जितने एसेट्स हैं माइनस लाइबिलिटीज करते हैं, जो भी अमाउंट पेएबल है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग. ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग होते हैं, ये वेटेड एवरेज नहीं होते हैं. इन लोगों का मानना ये है कि वेटेड एवरेज ठीक आंसर नहीं देते, तो ये क्लोजिंग जितने यूनिट्स होते हैं ये क्लोजिंग यूनिट्स ले लेते हैं डे एंड पे. ये वो प्राइस निकलती है जो यूनिट प्राइस होती है. इसी प्राइस पे यूजली रिडेम्पशन होती है आफ्टर सम डिडक्शंस, और इसी प्राइस पे थोड़ा सा हम क्या कर रहे होते हैं, इशू. अब गाइस नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ यूनिट्स तो पता चल गई. अब मैं जा रहा हूं टुवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. उस पे जाने से पहले आई जस्ट वांट कि आप लोगों को एक दो बातें पहले से पता हो ताकि जरा क्लैरिटी रहे कि हुआ क्या. ओके सर, मुझे जो वैल्यू मिलनी है जरा गौर कीजिएगा. मेरे डे के स्टार्ट पे लास्ट डे जो क्लोजिंग होता है, लास्ट डे क्लोजिंग. सर हम ओपन एंडेड फंड म्यूचुअल फंड में लास्ट डे क्लोजिंग जो थी वो थी 3 रुपए पे. लें जी, 3 रुपए का एक यूनिट था. सर आज का डे शुरू हुआ, डे शुरू हुआ, डे शुरू हुआ, डे शुरू हुआ, तो मेरे जो ये एसेट्स हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये वैल्यू चेंज होना शुरू हुई. वैल्यू चेंज होते होते यहाँ पे इस साल के इस मंथ के एंड पे, सॉरी इस डे के एंड पे, इस डे के एंड पे, एंड ऑफ डे, एंड ऑफ टुडे आते आते प्राइस चेंज होनी है. मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट पुट कर दी, मैंने इन्हें रिक्वेस्ट कर दी कि भाईजान प्लीज मेरा एक यूनिट है रिडीम कर दें. अब वो मुझे 3 रुपए पे रिडीम करेंगे, आंसर इज नो. वो कहेंगे जी आज आपकी रिक्वेस्ट आई है, इट्स टुडे कि आपकी रिक्वेस्ट आज आई है, तो वो मुझे क्या करेंगे, वो कहेंगे कि भाईजान आपने आज रिक्वेस्ट की है तो आज के दिन पे जो प्राइस निकलेगी हम वो आपको रिडीम करेंगे. मैंने कहा फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है, आप टेक योर टाइम. अब जी डे के एंड पे प्राइस निकल आई एग्जैक्टली 2.8. ये लें जी 2.8 आई, पहली सिचुएशन. अब इसका मतलब है मुझे पैसे कितने मिलेंगे, 2.8. अब देखें यूनिट की प्राइस 3 रुपए थी, मुझे वापस करेंगे वो इस साल इस मंथ के एंड, सॉरी इस डे के एंड पे 2.8. इसका मतलब ये है कि कंपनी
को फायदा हो गया, सॉरी म्यूचुअल फंड को फायदा हो गया कि 3 उनकी बुक्स में रिकॉर्डेड है, लेकिन वो मुझे वापस अब 2.8 करेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें 0.2 का पर यूनिट क्या हो गया, रिडीम करने पे इनकम हो गई। सो जब आप देखेंगे, जब मैं आगे चल के यूनिट्स की मूवमेंट सिखाऊंगा, ये नेट एसेट्स जो पर यूनिट है इनकी मूवमेंट सिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कि हम बोलेंगे कि रिडेम्पशन पे रिडेम्पशन पे एक हमने कैपिटल वैल्यू पे की है। कैपिटल वैल्यू इज मतलब साल का ये दिस कैपिटल वैल्यू, ये कैपिटल वैल्यू इसकी कितनी थी, अज्यूमिंग 1 यूनिट पे कर रहा हूं मैं, तो मैं कहूंगा जी 1 यूनिट के अगेंस्ट 3 रुपए की कैपिटल वैल्यू थी विच इज 3, रिडेम्पशन कर रहा हूं मैं। लेकिन इसमें जो इनकम की वैल्यू है, इनकम की, इसमें जो अमाउंट ऑफ इनकम है दिस इज नेगेटिव, कि मैं वापस कर रहा हूँ, रिडीम, आई एम गोइंग टू रिडीम दिस। और इनकम की जो एलिमेंट है दैट इज 0.2, और टोटल मैंने जो वापस किया दैट इज 2.8। इस तरह मैं रिडेम्पशन को रिफ्लेक्ट करूंगा। इन द सेम वे अगर इसी दिन ये होता कि 3 रुपए की वैल्यू होती और मुझे वापस करना पड़ता 3.2, इसका मतलब ये था कि मैं कहता यार कैपिटल वैल्यू तो 3 ही है, बट एक्चुअली आपको 2 की का लॉस भी हुआ है, बिकॉज यू हैव एक्चुअली यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग 3.2, रेडी आपकी जो रिडेम्पशन है वो 3.2 पे। तो इस तरह आप करते हैं। अब जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, अब ड्यूरिंग द डे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक शेयर एक रिडीम हुआ हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 5000 यूनिट्स रिडीम हुए हों, इनको 5,000 से मल्टीप्लाई कर दें। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी 5 मिलियन शेयर्स रिडीम हुए, तो 5 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्वेश्चन आंसर होगा रिडेम्पशन ऐसे ही डील होगी जब भी आप यूनिट होल्डर्स के फंड्स की मूवमेंट को दिखाएंगे। इन द सेम वे अगर आप ड्यूरिंग द ईयर इशू कर रहे हैं, तो इशू में भी एक कैपिटल वैल्यू होगी जो कि पिछले साल का डे, पिछले दिन का क्लोजिंग या के ओपनिंग होता है, और फिर इसी तरह उसमें भी एक इनकम या लॉस होगा आपको, जो कि आपको इशू के ऊपर मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट द रिडेम्पशन एंड इशू ऑफ न्यू यूनिट्स इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन यूनिट्स। ओके, अब गाइज लेट्स मूव टूवर्ड्स स्टेटमेंट ऑफ लेंज। स्टेटमेंट्स पे जाने से पहले, म्यूचुअल फंड्स की स्टेटमेंट्स पे जाने के से पहले एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि म्यूचुअल फंड्स को जो कंट्रोल कर रहा होता है दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, देयर आर एएमसीज जो कि मैनेज करती हैं। एएमसी एक पेरेंट कंपनी है। सो व्हाट पेरेंट कंपनी शुड डू विद सब्सिडरीज, आप सबको पता है कि उसको सब्सिडरीज को क्या करना चाहिए, कंसोलिडेट करना चाहिए। सो ऑब्वियसली एएमसीज विल कंसोलिडेट म्यूचुअल फंड्स एज वेल। बट गाइस हमने आईफ्रेस 10 में पढ़ा था कि आईफ्रेस 10 कहता है हर पेरेंट को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी चाहिए। बट देर आर 2 एक्सेप्शंस। एक एक्सेप्शन थी कि देर आर सर्टन रूल्स, अगर वो रूल 5 रूल्स थे अगर वो पूरे हो जाएं तो देर इज नो नीड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पेरेंट। बट अगर अगर दूसरी जो रिक्वायरमेंट थी, उन 5 रूल्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दूसरी जो रिक्वायरमेंट थी कि अगर एक पेरेंट एग्जेम्पशन चाहता है, वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाना चाहता, तो हमने कहा था कि पेरेंट शुड बी एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी यही होती हैं सर। तो अगर ये एग्जेम्पशन मिलती है म्यूचुअल एएमसी को, तो म्यूचुअल क्या कर सकते हैं, ये एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं और फिर वो कंसोलिडेशन ना करें। एक अकाउंटिंग इशू ये था फॉर एएमसीज जो कि मैनेज कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड्स को, उनके लिए ये बात पता होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स आपको। दूसरी बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स जो इटसेल्फ म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें नॉर्मली इक्विटी नहीं होती। अगर आप और करें तो जितने पैसे हैं वो आपको रिडीम, यू हैव टू रिडीम दोज अमाउंट्स, वो जब दिल करेगा वो पैसे आपसे मांग लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यूजली यू विल नॉट सी कि आपको इक्विटी मिलेगी इस कंपनी की बैलेंस शीट में। यूनिट होल्डर्स का जो फंड है, क्योंकि वो तो कभी भी पैसे मांग सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसमें आप लोगों को दे नज़र आएगा एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज़ होंगी, बाकी यूनिट होल्डर्स का फंड कहलाएगा। बाकी आप देखेंगे कि इसमें जिसे नेट एसेट्स भी बोलेंगे हम लोग, बट इसमें इक्विटी एज सच नहीं होगी। बट हमने IS 32 में पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे। वो पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली उनकी जो डेफिनेशन है वो डिज़ाइन ही इस तरह हुई है कि जो यूनिट होल्डर्स का फंड है उसे हम लोग इक्विटी क्लासीफाई कर सकें म्यूचुअल फंड्स में। तो पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के का जो इशू है वो लग सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोगों को वैसे ही पता होनी चाहिए, जो कि अदर स्टैंडर्ड्स में डिस्कशंस हैं वो यहाँ पे अप्लाई होती हैं।
बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज अ आई कैप स्टूडेंट जो बात आपको पता होनी चाहिए गाइस वो है कि हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, तो इनके फॉर्मेट्स आपको आने चाहिए। वो आपको बड़े आराम से सीधी सीधे 8 to 10 मार्क्स के लिए कोई एक डाटा देगा, सिंपल सा डाटा होगा, सिर्फ यू हैव टू पुट दीज दोज डाटा या वैल्यूज इन द क्वेश्चन इन द फॉर्मेट्स एज इट इज। तो अगर ये फॉर्मेट आप लोगों को क्लियर हुए तो यू वुड बी यू विल गेट इजी मार्क्स ऑन म्यूचुअल फंड्स। अब प्रॉब्लम ये आता है कि स्पेशलाइज्ड एंटिटीज में म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस हैं, बैंक्स हैं, तो इनके फॉर्मेट्स याद करना थोड़े मुश्किल होते हैं। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को याद करवाऊं, आप लोगों को हेल्प करूं कि यार इसको याद कैसे रखना है। देखिए इनकम स्टेटमेंट्स, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो वही है, आपकी जितनी भी इनकम्स हैं वो सारी इधर लिखेंगे, जितनी इनकम्स हैं, ठीक है। सेल्स वूल्स तो होंगी नहीं ऑब्वियसली, इनकम्स क्या है इनकी, जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं, डिफरेंट बॉन्ड्स में पैसे लगाए हुए हैं, सिक्योरिटीज में पैसे लगाए हुए हैं, वहां से डिविडेंड्स आ रहे हैं। गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो या प्रॉफिट में भी किया, लॉस में भी किया, इसके अलावा भी अगर कोई अदर इनकम्स हैं तो ये सारी इनकम्स इकट्ठी कर लें, एक्सपेंसेस सारे लेस कराएं, रिम्यूनरेशन ऑफ मैनेजमेंट, ब्रोकरेज कमीशन एंड फीस, जिनके थ्रू आप ये शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं उनकी ब्रोकरेज फी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। आपके पास नेट इनकम फॉर द ईयर आ जाएगी। उसमें आप लोगों ने एलिमेंट्स ऑफ इनकम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स, आपको पता है रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स पे यू हैव टू पे सम सर्टेन इनकम, यानी कि थोड़ा फायदा देना पड़ता है अगर यूनिट की प्राइस ज़्यादा चल रही है तो। और आपके पास आ जाती है नेट इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये जी आपके पास आ गई। तो रिडेम्पशन पे जो पैसे आपने, ये जो थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को लॉस कैलकुलेट करवा रहा था। आगे नेट इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्टेनिंग टू कैपिटल, इसमें ना थोड़े कैपिटल गेन्स हैं थोड़े, यानी कि मार्केट वैल्यूज इंक्रीज हुई हुई हैं, और जो मुझे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कैपिटल गेन्स आए हैं उनकी वैल्यू में जो इंक्रीज आया। दूसरा डिविडेंड्स इनकम, इंटरेस्ट इनकम, उनको हम कहेंगे pertaining टू अदर देन कैपिटल गेन्स, यानी वो कैपिटल गेन्स के अलावा इनकम है। तो ये जो चीज़ है ये कुछ नहीं है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये बननी है। बट यूजली इनकम स्टेटमेंट नहीं मांगेगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं मांगेगा, बट ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि यार इस इनकम को दो हिस्सों में आपने बांटना है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो आपको खुद बताएगा कि कितनी इनकम्स है। अब आगे देखते हैं जरा कि बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट भी सेम उसी तरह की, एसेट्स हैं, कैश एंड बैंक बैलेंसेस हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, अदर एसेट्स हैं, टोटल आ जाएगा। यहाँ से यूजली हम लोग कैश से शुरू करते हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स की बैलेंस शीट्स हैं। देन वी हैव लायबिलिटीज पेबल टू इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स अदर्स, और ये नेट एसेट्स आ जाएंगे, ये नेट एसेट्स हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि नेट एसेट्स के बाद आपने ये आउटस्टैंडिंग यूनिट्स दिखाने हैं जो ईयर एंड पे आपके पास होंगे, और ये नेट एसेट्स वैल्यू पर यूनिट दिखानी है आपने। नेट एसेट्स वैल्यू पर यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू इन म्यूचुअल फंड्स, ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि नेट एसेट्स वैल्यू पर यूनिट ही तो प्राइस है जो कि यूजली रिडीम हो रही होती है और इशू हो रही होती है, और इसके करीब करीब क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में प्राइस चल रही होती है। अब गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि कोई एक एरिया तैयार करना है आप लोगों ने इन म्यूचुअल फंड्स, तो मेरी सारी डिस्कशंस को सिर्फ आप लोगों ने इसलिए अंडरस्टैंड करना है कि आप इस जो मूवमेंट इन यूनिट होल्डर्स फंड है इस स्टेटमेंट को आप अंडरस्टैंड कर सकें। सो आई जस्ट वांट एवरी वन टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट, और आपको ये फॉर्मेट माइंड में होना चाहिए। जैसे ही म्यूचुअल फंड क्वेश्चन में आता है तो आपको ये फॉर्मेट ओपन करना चाहिए, और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपको उस डाटा को पुट कर देना चाहिए। सो आई विल सॉल्व अ क्वेश्चन एज वेल। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि अब हम लोगों ने क्या करना है म्यूचुअल फंड्स का। अब गाइस बड़ा आसान काम है, इंतहाई आसान है। आप लोग समझेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ही बन रही है, प्लीज जरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ही को अंडरस्टैंड करना। जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में शेयर कैपिटल होता है, यहाँ पे यूनिट्स है, यहाँ पे यूनिट्स होंगे, ऑब्वियसली ये बात हमें पता है। अब यूनिट्स के अगेंस्ट एक कैपिटल वैल्यू है। कैपिटल वैल्यू मतलब जो पैसा आपको रिसीव हुआ है या जो आपने पैसा वापस किया है उनको नेट ऑफ करके, दिस इज कैपिटल वैल्यू। तो सबसे पहले तो ये आएगी। ओके फेयर इनफ, व्हाट नेक्स्ट सर, अगली बात भी समझाएं। नेक्स्ट बात ये है कि यार जिस तरह रिटेन अर्निंग्स होती है ना, आपकी रिटेन अर्निंग्स होती हैं, रिटेन अर्निंग्स क्या है कंपनी के लेवल पे, कि कंपनी जो कमा रही है, कंपनी जो कमा रही है वो रिटेन अर्निंग में जा ही जा रहा है, उसमें से अगर कुछ डिविडेंड माइनस हो रहा है तो ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड्स अगर आप करते जाएं तो ये आपके बनते जाएंगे रिटेन अर्निंग। ये होता है कंपनी लेवल पे, दिस इज नॉट कंपनी, दिस इज म्यूचुअल फंड। तो हम म्यूचुअल फंड में ना इसको रिटेन अर्निंग्स नहीं कहते, हम इसको कहते हैं यार कंपनी, म्यूचुअल फंड ने जो कमाया, मैं बोल रहा हूं म्यूचुअल फंड ने जो कमाया वो किसके लिए कमाया, वो यूनिट होल्डर्स के लिए कमाया। इसलिए कुछ इनकम तो वो बांट चुके हैं, बट देयर आर सर्टन इनकम जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सर मैं कहूंगा कैपिटल वैल्यू एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इज बेसिकली अ रिटेन अर्निंग।
ठीक है, अब ये वाली बात आपके माइंड में होनी चाहिए अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जाए और आपको म्यूचुअल फंड सामने आए तो आपके माइंड में आ जाए, तो यू हैव टू रिमेंबर इन दिस वे। सो कैपिटल वैल्यू आ गई, अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम आ गई। अब यार नेट एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ ईयर आपको गिवन होंगे, ले लिए नेट एसेट्स एट द बिगनिंग ऑफ ईयर है आपके। ठीक हो गया जी। इसमें कैपिटल वैल्यू और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है वो आप लोगों को गिवन होती है। ये आप लोगों ने यहाँ पे बड़े आराम से लिख देनी है, मैं अभी क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। या गाइस पूरा का पूरा डाटा गिवन होगा। एक्चुअली आपको करना क्या, आपने उस डाटा को पिक करना और इस स्टेटमेंट में लिखना। सो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ। अब गाइस इशू ऑफ यूनिट्स, आपने कितने यूनिट्स इस दफा इशू किए हैं? सर जब आपने यूनिट्स इशू किए होंगे, सपोज करें आपने 5 यूनिट इशू किए होंगे, तो यार मैंने क्या कहा था, एक कैपिटल वैल्यू होती है उसकी, ये साल के स्टार्ट की होती है। अगर आप ईयरली बना रहे हैं तो, अगर डे के बना रहे हैं तो डे की कैपिटल वैल्यू होगी, तो उसमें एक कैपिटल वैल्यू होगी। और फिर उसमें या तो एलिमेंट ऑफ इनकम होगा या फिर एलिमेंट ऑफ लॉस होगा। तो एक एलिमेंट ऑफ इनकम या एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। तो जो आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं, तो जो टोटल पैसे मिलेंगे वो आपके आ जाएंगे। तो गाइस जरा और करें, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में जितने यूनिट्स आपने नए इशू किए हैं उससे आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया ना, तो ये ऐड हो जाएगा न्यू इशू। बस मसला ये है कि ये जो यूनिट्स इशू हुए हैं आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना। उसमें कैपिटल वैल्यू कितनी है सर ये भी आपको बताता है वो, और आपको एलिमेंट्स ऑफ इनकम कितनी है, अदरवाइज मैंने भी बता दिया आप लोगों को। आगे गाइस इसी तरह जब रिडेम्पशन करेंगे तो रिडेम्पशन से क्या होगा, जब यू हैव टू रिडीम द यूनिट्स, आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो यार ये नेट एसेट्स कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स में कैपिटल वैल्यू और एलिमेंट ऑफ जो लॉस है वो आप लोग लेंगे, और ये टोटल दोनों को मिला के ये लेस हो जाएगा। अच्छा, ये जो लोग इस दफा रिडीम हो रहे हैं, इनको हो सकता है कि इस दफा आप लोगों ने कुछ डिविडेंड्स भी दिए हो। डिविडेंड्स भी देती है जो म्यूचुअल फंड्स, ऑब्वियसली डिविडेंड्स नहीं बोलते उन्हें, हम डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। हम कहते हैं यार म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने यूनिट होल्डर्स को पैसे। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है जस्ट लाइक डिविडेंड ऑन द रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स, जो यूनिट्स रिडीम हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसमें जो यूनिट्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो इधर आ जाती है। क्योंकि ये प्रॉफिट्स कमाए हुए हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम्स हैं, उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट लाइक डिविडेंड्स आप माइनस करते हैं। तो ये आप लोगों के पास टोटल पेमेंट्स आ गई जी। अब आपने क्या करना है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिस तरह आप इनकम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑब्वियसली अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएगी। और अगर जितनी डिस्ट्रीब्यूशंस ड्यूरिंग द ईयर की हैं, जितनी भी की हैं, अदर देन जो जिनको रिडेम्पशन वाले यूनिट्स के ऊपर जो गई थी वो तो आपने इधर से लेस करा दी ना, जो बाकी आपने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेस करेंगे, तो यू विल गेट नेट एसेट्स एट ईयर एंड। तो पहले तो ये स्टेटमेंट है गाइस जो आपको पता होनी चाहिए। अब इस यहाँ पे खत्म नहीं हुई बात। वो लोग कह रहे हैं कि यार आपने यूनिट होल्डर्स को बताया, यूनिट होल्डर बड़े आराम से इस मूवमेंट को आके देखेगा, उसको समझ आ जाएगी यार कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड ने ड्यूरिंग द ईयर हमारे साथ क्या किया। अब व्हाट इज नेक्स्ट नाउ। अब नेक्स्ट है कि इसी स्टेटमेंट को ना आप आगे लेके जाएंगे इसको। ये जरा वो बात सुनने वाली है आपने, इसको ना आपने करना क्या है, बड़ा आसान काम है, प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये आगे उसको भी आपने याद करना है, बट एक्चुअली याद कैसे रखना है, ये जो इनकम है ना इसमें, इसमें यार इस ओपनिंग बैलेंसेस में जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें कुछ होंगे जो रियलाइज्ड होंगे। रियलाइज का मतलब ये है कि आपको डिविडेंड्स मिल चुके हैं, आपको इनकम्स मिल चुकी हैं, इंटरेस्ट मिल चुका है, दैट इज कॉल्ड रियलाइज्ड, यानी कि कैश की फॉर्म में आपके पास पड़े हुए हैं। और इनमें कुछ अनरियलाइज्ड होंगे, इनमें कुछ अनरियलाइज्ड होंगे, इनमें कुछ अनरियलाइज्ड होंगे। अनरियलाइज का मतलब ये है कि मैंने म्यूचुअल फंड ने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, शेयर्स की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है या कम हो गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी तक बेचे नहीं है, दिस इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड। तो यार इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम को ना रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड में बांट दें, ताकि लोगों को पता हो कि यार कितनी इनकम रियलाइज्ड में और कितनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रियलाइज्ड में, कितनी अनरियलाइज्ड में। अच्छा ये वाली बात याद होगी। अब इसी तरह ये जो नेट एसेट्स हैं ये भी रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड में जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आगे स्टेटमेंट को चलाना ऐसे है कि इसको रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड में आपने स्प्लिट कर देना है, रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड में स्प्लिट कर देना। तो सर ये जो मूवमेंट आप अभी तक बना रहे हैं ना, नेट एसेट साल के शुरू के लिए आपने नेट एसेट्स क्लोजिंग ले लिए हैं, इसमें आप लोगों ने रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड की बातें नहीं की, बिल्कुल भी नहीं की, ये इंपॉर्टेंट था। इसी तरह ये जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, इसमें भी
आपने ऊपर अभी पढ़ा था कि इसमें थोड़ा कैपिटल गेन्स की वजह से होगी और थोड़ा अदर देन कैपिटल गेन्स की वजह से होगी, ये भी आपने डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं करके दिखाया। तो ये तो सीधी सीधी नेट एसेट्स हैं। नेट एसेट्स का फॉर्मेट याद ऐसे रखना है कि शुरू के नेट एसेट्स जो इस दफा इशू हुए हैं वो आप लोगों के ऐड हो जाएंगे, जो इस दफा रिडीम हुए हैं वो माइनस हो जाएंगे, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और जस्ट लाइक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस हो जाएगी। सर ये सीधा फॉर्मेट है, पहले ये माइंड में रखिएगा, अदरवाइज ये आपसे याद नहीं रहना आप लोगों को एग्जाम में। सो और उसमें फिर कैपिटल वैल्यू और एलिमेंट्स ऑफ इनकम और लॉसेस भी होंगे। अच्छा ये हो गया जी। अब आपने इसको सिर्फ दो हिस्सों, ये इसको दो हिस्सों में बांट दें, इसको रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड में दिखा दें, क्लोजिंग को रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड में दिखा दें, और ये आपका बनेगा नेक्स्ट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम का फॉर्मेट है। ये जरा देखें, इसी फॉर्मेट को आगे चलाएं। ये देखें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो इनकम ब्रॉट फॉरवर्ड थी उसको उन्होंने रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड में बांट दिया, टोटल आ गया। अकाउंटिंग इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन में कैपिटल गेन्स और एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन्स कितना था, ये यानी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को, उसको हम लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट कहेंगे। अकाउंटिंग प्रॉफिट को इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, इट विल बी गिवन। ठीक हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर सीधी सीधी है, आपने लिख लेनी है यहाँ पे एज इट इज जो आई है, और ये क्लोजिंग आ गया आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड कैरी फॉरवर्ड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कैरी फॉरवर्ड को भी आपने दो हिस्सों में बांट देना। तो हुआ वही है, वही ओपनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, वही क्लोजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, बट व्हाट यू हैव डन इन द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ दिस नेट एसेट्स, आपने उसको रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड में बांट दिया है। इसी तरह आपने इनकम जो अकाउंटिंग इनकम आई है उसको कैपिटल गेन्स और अदर देन कैपिटल गेन्स या रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स या एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन्स बांट दिया, और जो ईयर एंड पे आया उसको भी रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड। तो रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड को आपने एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ नेट एसेट्स की स्टेटमेंट में दिखाना है, इसको ऊपर नहीं दिखाना। सो दिस इज गाइस स्टेटमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक स्टेटमेंट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है। सो ओके गाइस, लेट्स हैव अ क्वेश्चन। लेपर्ड इनकम फंड इज द नेम ऑफ क्वेश्चन जो कि मैं सॉल्व करवाऊंगा क्विकली। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी, रिक्वायर्ड क्या है जी? रिक्वायर्ड है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट इन of movements in unit holders funds for the year ended 30th June 2008. So comparative figures and net assets per unit आपने इग्नोर करना है जी। इसका मतलब क्या है जी? अब लेट्स अंडरस्टैंड जी। इसका मतलब है यहाँ पे पर यूनिट प्राइस भी आपको एक कॉलम बनाना चाहिए, पर यूनिट प्राइस क्या चल रही है उसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को। अब जी लेट्स अंडरस्टैंड जी डेटा क्या है। इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा गाइस, यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज इन द फिगर्स एंड दैट्स इट। आप कह लें फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं जो कि आपने फॉलो करनी है, बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको फॉर्मेट आना चाहिए। So, following information is available for the from the records of leopard income fund and open-ended mutual funds. Open-end में redemption और ये redemption का issuance और redemption का कॉलम तो सिर्फ open-ended में ही आएगा ना। आगे जी, for the year ended June 2008, undistributed income at 1st July 2007 comprised of realized and unrealized income of 97 and 7 million। मिला के देखें जी टोटल कितना बन रहा है, ये 97 है और ये 7 है, मिलाया तो ये बना 104। आपको पता है कि ये जो फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस यूनिट होल्डर मूवमेंट है, इसमें रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड नहीं होता, इसमें तो टोटल चलता है। तो ये आपने 104 इधर लिखा, और इसी को दो हिस्सों में डिवाइड करके रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड में आपने यहाँ पे दिखा दिया। आई होप ये बात आपको क्लियर है। अब टोटल नेट एसेट्स एट 1st जुलाई अमाउंटेड टू 9752। अब ये टोटल नेट एसेट्स हैं। टोटल नेट एसेट्स का मतलब है इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम भी है। तो आप क्या करेंगे, आप 9752 में से ये जो टोटल 104 आया था ये माइनस कर दें। जब 104 माइनस करेंगे तो यूल गेट दिस अमाउंट, तो ये कैपिटल वैल्यू ये है। सो ये आपके पास कैपिटल वैल्यू आ गई, अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम आ गई, और ये आपका टोटल आ गया। उसने टोटल दी थी तो मैंने ये टोटल इधर लिखी, उसमें से 104 माइनस किया तो ये अमाउंट आपके पास इधर आ गई। ओके, allocation of net income for the year is as follows। total comprehensive income given है, income already paid on units redeem, ये units जो redeem हुए उनके ऊपर पेड है। तो यार ये आपको पता है मैंने अलहदा दिखानी होती है, रिडेम्पशन के साथ ही दिखानी होती है। तो ये 214 आपका एज इट इज इधर आ जाएगा। सर एक्सटेंडेड पोर्शन में भी तो जाना है, बिल्कुल जाना है। उसमें तो जाएगा कि इसमें कैपिटल गेन्स कितने हैं और नॉन कैपिटल गेन्स कितने हैं, उसमें तो ये जाना है। ठीक हो गया। अब जी 214, और ये जो 50 की डिस्ट्रीब्यूशन है ये रिडीम्ड वाली अमाउंट्स के ऊपर है, रिडीम जो किया आपने यूनिट्स उसके ऊपर है, तो ये 50 इधर आएगा, ये अमाउंट आ गई जी। बिल्कुल ठीक है सर। व्हाट इज नेक्स्ट? अकाउंटिंग इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स एंड अदर देन कैपिटल गेन्स अमाउंटिंग 3 मिलियन, लें ये कैपिटल गेन्स थी, और जो अदर देन कैपिटल गेन है वो 161 है। तो इसका ब्रेकअप उसने दिया है। इस तरह के ब्रेकअप आपको कहाँ पे चाहिए होते हैं?
सोचें ज़रा। यस यू आर राइट, एक्सटेंडेड पोर्शंस में चाहिए आपको, या बी पार्ट कह लें आप इसको, ये वाला पोर्शन जो है। इसका मतलब ये है कि ये अकाउंटिंग इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास है अब, वो 3 related to capital gains, 161 not related to excluding capital gain, total 164 आ गया। ओके फेयर इनफ। डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट 150 है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर है, तो ये 150 इधर एज इट इज आ जाएगा, और ये यहाँ पे भी एज इट इज आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज नेक्स्ट? डिटेल्स ऑफ इशुएंस एंड रिडेम्पशन ड्यूरिंग ऑफ यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको पता है नेट एसेट्स ओपनिंग क्लोजिंग की मूवमेंट में जाएंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड के साथ तो इसका ताल्लुक कोई नहीं है। डिटेल्स ऑफ इशुएंस एंड रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर आर एज फॉलोज। यूनिट्स रिडीम आपने ये लिखने होते हैं जी, 388 मिलियन आपने जो इशू किए हैं, तो इस दफ़ा इशू जो है वो 388 मिलियन यूनिट्स हुए हैं। कैपिटल वैल्यू उसने खुद ही दे दी है, हो सकता है पर वैल्यू पर यूनिट दे देता है और आप इसको मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लेते हैं, तो लेंदी इसमें कैपिटल वैल्यू ये आपको मिली है। इसके अलावा एलिमेंट ऑफ इनकम या लॉस, यहाँ पे इनकम का एलिमेंट 70 है, तो ये आपने सेपरेट दिखाया। टोटल भी उसने दिया हुआ था, ये आपने टोटल भी दिखा दिया इधर। ये ऑब्वियसली कैपिटल वैल्यू को मूवमेंट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम तो जो कम म्यूचुअल फंड ने कमाया वो है। सर रिडेम्पशन 441 यूनिट की रिडेम्पशन हुई है इस दफ़ा, उसमें कैपिटल वैल्यू इतनी थी, ये ले ली कैपिटल वैल्यू नेगेटिव, आपने पैसे दिए। उसी में लॉस भी था, ये स्टेरिक लिखा हुआ है। स्टेरिक देखते हैं, इंक्लूड 50 मिलियन ऑफ इनकम ऑलरेडी पेड ऑन द यूनिट स्ट्रीम, वो कह रहा है इसमें ये 50 भी शामिल है, तो ये 50 तो हम ऑलरेडी इधर अलहदा से लिख चुके हैं, तो 14 बचा बाकी, तो ये 4 इधर आ जाएगा। टोटल रिडेम्पशंस भी आ गई। अनरियलाइज लॉस इंक्लूड अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम एज एट 30 जून एक्स 8 अमाउंटिंग 4 मिलियन। तो लें सर, ये सारा फॉर्मेट पूरा हो गया, ये क्लोजिंग आपके पास टोटल आ जाएंगे। अब ये क्यों दे रहा है वो देखें ना, खुद देखें यार, ये एंड के जो नेट एसेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम्स हैं उनमें अनरियलाइज लॉस की और लॉस रियलाइज की डिस्कशन आ रही एक्सटेंडेड पोर्शन में। तो ये जो क्लोजिंग आपके पास आया ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड कैरी फॉरवर्ड 118, ये एक्चुअली यही है 118, ये जो आया है, ये इसमें इसको आपने बांटना है। अब मजे की बात ये है कि अनरियलाइज्ड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनरियलाइज्ड लॉस है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव के कॉन्टेक्स्ट में। टोटल आपके जो प्रॉफिट्स हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड वो 118 है, टोटल 118 है भाई, उसमें से 4 जो है वो अनरियलाइज्ड लॉस है। तो यार इसका मतलब ये है कि ये लॉस है, नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो रियलाइज्ड इनकम तो आपकी ज्यादा हो जाएगी ना, 122 हो जाएगी, दोनों मिला के 118 की इक्वल होने चाहिए इन अदर वर्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि 118 इज इक्वल टू -4 प्लस इधर क्या रखूं एक्स, ऑब्वियसली 122 यार। so this is how you need to prepare स्पेशलाइज्ड एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो यूजुअली इसी तरह के डाटा गिवन होते हैं। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।